गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारा 6th क्लास है और 6th क्लास में हिस्ट्री जो आपका विषय है हम लोग उसको देख रहे हैं। और अभी तक हम लोग जो 4 आपके चैप्टर हैं हम लोग उन लोगों को बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट किए हैं। और चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे राज्य क्या होता है, राजा कौन होते हैं, चुनाव कैसे होता है, बनते कैसे हैं, आप किसको राज्य कहेंगे। और हम एक प्राचीन गणराज्य की बात करेंगे। गण का मतलब क्या होता है और गणराज्य का मतलब क्या होता है, हम इन सब चीजों को अपने लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से आपका देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। जब हम लोग आपका क्लास पढ़ेंगे उसके दौरान अगर कोई भी आपका प्रश्न है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक बच्चों कोई बच्चा आपका बात करना चाहेगा? कोई भी बच्चा? जीआईसी शीतला खेर, शीतला खेत, जीआईसी और शीतला खेत। कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन कीजिए बच्चे, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। बेटे बैटरी बैटरी में कुछ शायद आपका प्रॉब्लम है, कोई नहीं, आराम से कर लीजिए। नहीं, मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप खड़े हुए, आप अपनी क्लास में अकेले खड़े होकर मुझसे आपने बात करने का साहस किया। मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा। आवाज थोड़ी नहीं आ रही, शायद आपका बैटरी या कुछ आपका माइक में प्रॉब्लम हो रखी है शायद। कोई नहीं, बस बच्चों मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जो है, कोई चीज है आपका हिस्ट्री में, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है या फिर कोई और सब्जेक्ट आप मुझसे आपका पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस विषय में, या फिर आपको कोई चीज आपको समझ नहीं आई है वो आपको रिवीजन करवाना है, या फिर मेरे को ये पता लग जाए कि अभी तक जैसे कि मैं कुछ स्कूलों से ही आपके बात कर पाया हूँ कि उनका जो आपके सब्जेक्ट हैं कितने कंप्लीट हुए हैं, कौन कौन से विषय उनके हो गए हैं और चैप्टर कितने हुए हैं। खाली मुझे इस विषय में आपका बात करनी थी बच्चों, लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, किसी आपका माइक की कुछ ऐसी त्रुटि है जिसके कारण हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, उसके लिए हमें खेद है। चलिए, आप लोग रेडी हैं, आप क्लास अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, निश्चित ही आप अपनी सफलता की तरफ हैं। और देखिए, मैं बार बार यही कहना चाहता हूं बच्चों से कि सभी बच्चे अपने प्रॉपर सभी सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि जब तक आपको सारे अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसको घर जाकर उसका रिवीजन नहीं करते, तो इसका मतलब है ना तो आपके प्रश्न आने वाले हैं, नई चीज आपको आई है। आप घर पे जाइए, मान लीजिए अगर आपने कोई लेक्चर 25 मिनट 30 मिनट पढ़ा है, उसको सेम उतने जाके आप लोग लगभग 20 मिनट तो घर पर पढ़िए। घर पर पढ़ने के बाद कोई चीज ऐसी आपको समझ नहीं आती है, उसकी सहायता करने के लिए हम हैं, आपके अध्यापक आपकी कक्षा में हैं, आप उनसे पूछिए। हेलो। जी सर, हेलो। अब आपकी आवाज आ गई है सर। आवाज आ रही सर? हाँ सर, जी हाँ सर, नमस्कार। हेलो। हेलो, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड हेलो मॉर्निंग। सर, आपका गुड नाम क्या है मॉर्निंग। डियर? मेरा नाम आदित्य शाह है, आपका नाम क्या है? आकाश कुमार बढ़ाना। अच्छा, तो ये सब्जेक्ट का नाम, इस बुक का नाम क्या है? डियर, जो हम लोग आपका बुक पढ़ रहे हैं, हम लोग आपकी हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे। हमको जो पूरा शेड्यूल मिलता है वो आपके हिस्ट्री के हिसाब से मिलता है, चैप्टर वाइज मिलते हैं पीडीएफ का फॉर्मेट में, वैसे ही हम लोग आपका पढ़ाते हैं। ओके। ओके, तो अगर हमें कोई डाउट होगा तो हम पूछ। बिल्कुल, आपकी अपनी क्लास है, जो डाउट होगा मैं आपको बताऊंगा, और कोई चीज मेरे को नहीं आती होगी तो मैं साफ मना कर दूंगा कि मैं आपको कल बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, आपका जो भी डाउट रहेगा हम उसको पूछेंगे, और आप हमसे पूछिएगा। हम लोग हैं इसीलिए आपकी हेल्प कर सकते हैं, मैं हूं, आपके अध्यापक हैं, हम इसीलिए हैं ताकि हम लोग आपको अच्छा पढ़ा सकें। आपका डाउट है हम लोग उसको दूर कर सकें, इसीलिए हैं। यस। चलिए, थैंक्स। थैंक्स, थैंक यू मुझे सर। अच्छा लगा आपने बात की, और आप बहुत अच्छे से बैठे हैं और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपका और आपके अध्यापक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, चलिए हम चलते हैं क्लास की तरफ, मुझे अच्छा लगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं आपका चैप्टर नंबर 5 पर, ठीक है।
और हम लोग इस चैप्टर को जो है थोड़ा सा ध्यान देते हुए समझेंगे। देखिए, चैप्टर में जितना भी आपका लेसन होता है उसमें कुछ अगर उसका नाम है तो उसमें उस शब्द का कुछ मीनिंग होता है। जैसे राज्य, तो हम इस राज्य परिप्रेक्ष्य में जो हमारा स्टेट है हम उसको नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की बुक है तो कुछ पास्ट का जो आपका राज्य रहे होंगे इतिहास में, उन राज्यों की हम लोग आपका चर्चा करेंगे। और साथ में राजाओं को भी हम लोग आपका देखेंगे कि राजा का क्या मतलब है, और राजा चुने कैसे जाते थे, शासक कौन होते थे, हम किसको शासक कहते थे, उनकी प्रक्रिया क्या थी, कैसे वो आपका चुनकर आते थे, किस प्रकार शासन करते थे, और एक प्राचीन गणराज्य कौन सा था। क्लियर है? यह आपको ध्यान देना है। क्लियर है? यह आपको ध्यान देना है। क्लियर है? अब देखिए, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आप कोई अपना बच्चों, जब भी हम कोई अपना आपका लेक्चर प्रारंभ करते हैं तो उसमें एक छोटी सी कहानी होती है। हम एक छोटी स्टोरी के साथ जो है अपना आपका लेक्चर को प्रारंभ करते हैं ताकि हम चीजों को रिलेट करके पढ़ सकें, जोड़ कर पढ़ सकें, ताकि हमको चीजें व्यवहारिक रूप में समझ आए। व्यवहारिक का मतलब है कि अगर हम कोई चैप्टर आपका पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर हमारे दिन प्रतिदिन आपके रोजमर्रा के जीवन से वो आपका रिलेट होना चाहिए। अगर हम लोग उसको आपका रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम उसको आपका समझने की बहुत कम आवश्यकता होगी और बहुत अच्छे से आपका समझ आएगा। रटने की हमें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब हम चीजों को ऐड कर उसको रिलेट कर पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं चुनाव का दिन। जब शंकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, आप भी देखते होंगे कभी कभी आपके यहाँ क्या होते होंगे, चुनाव होता होगा, चाहे आपके ग्राम प्रधान का हो, है ना बच्चों, आपका एमएलए चुने जाते हैं उनका चुनाव होता है, सांसद चुने जाते हैं उनका चुनाव होता है प्रत्येक बार 5 वर्ष के अंतर्गत। तो आपने वोट आपके गांव में या फिर आपके पास के गांव में वोट पड़ने की प्रक्रिया को आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। अब देखिए, जिसके नाना नानी थे वो क्या चाहते थे कि जहां वोट पड़ रहे हैं उस केंद्र पर वो सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्सुक क्यों हैं, कि भाई कोई बंदा सुबह उठ रहा है और बहुत जल्दी जाके जहां पर आपके वोट पड़ने वाले वहां जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा कि वो बहुत जल्दी जाना चाह रहे हैं। तो उसके वो जानने के लिए क्या था बच्चों, उत्सुक था। अब देखिए, कोई आपको नई चीज मिल जाए तो आप भी उसको जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, ये चीज क्या है हमको पता लगे। तो ऐसे ही आपका क्या है, जो शंकरन है आपकी क्लास का ही बच्चा है, आप ही की तरह है, और वो जानना चाह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, उसके नानी जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों को चुनने जा रहे हैं। अब देखिए, अब यहां शासक का मतलब अगर आप समझेंगे तो शासक का मतलब होता है राजा से। क्लियर है? लेकिन हमारे यहाँ तो आपका राजा प्रणाली नहीं है। हम तो अपने सांसदों को चुनते हैं और उनको चुनने के बाद क्या होता है कि हम लोग जो हमारे सांसद होते हैं या फिर आप मान लीजिए हमारे एमएलए होते हैं वो आपके मुख्यमंत्री को चुनते हैं। क्लियर है बच्चों? और इन सबको चुनने के बाद क्या होता है, हम लोग अपना मुख्यमंत्री या आपके प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो हमारे यहाँ शासक नहीं चुने जाते, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हम लोग शासक चुनने जा रहे हैं। शासक का मतलब जो हमारे यहाँ सरकार चलाएगा, रूल रेगुलेशन करेगा, उसको चुनने जा रहे हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं, कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये हम लोग वापस जानेंगे। और हम यह बात कर रहे हैं आपके प्राचीन समय की, ना कि वर्तमान की। ध्यान दीजिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। अब देखिए, जितने भी हम शासक चुन रहे हैं, जो भी हम लोग अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, उन सबका चुनाव हम बच्चे किसके माध्यम से करते हैं, मतदान के माध्यम से हम अपना वोटिंग करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनाते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे। अब देखिए, बहुत से ऐसे आपके राजा थे जिनके अगर हम लोग बात करें चुनाव प्रक्रिया की, आपके चुने जाने की, उनको कौन चुनते थे, आपके लोग चुनते थे। और हमने बहुत से ऐसा पढ़ा था कि बहुत से राजाओं को आपका वंशानुगत भी था, कि मान लीजिए अगर किसी के पिता राजा हैं तो जो उसका पुत्र है वो आपका राजा बनेगा। लेकिन कुछ हद तक ऐसा था कि जो उसका राजा होता था, चाहे कोई कबीला है
कोई आपका राज्य है, कोई देश है, उसका जो शासक बनता था, राजा बनता था, उसको चुनने में उसको लोग क्या करते थे, उसको आपका चुनते थे। अब देखिए, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। अब कह रहे हैं कि अगर हम आज से 3000 साल पहले की बात करेंगे तो हमें वहां पता लगेगा कि जिस प्रकार से आपका राजा चुने जाते थे, ये वाली प्रक्रिया नहीं थी। उसमें अलग प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता था, लोग आपके चुने जाते थे। उस प्रक्रिया में कुछ आपका परिवर्तन था, कुछ बदलाव था। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब कह रहे हैं कि हुआ क्या था कि कुछ लोग क्या करते थे, बहुत बड़े यज्ञों का आयोजन कराते थे। जैसे राजसूय यज्ञ पढ़ा, अश्वमेध यज्ञ पढ़ेंगे आप, वाजपेयी यज्ञ पढ़ेंगे। वो क्या होते थे, उन यज्ञों का आयोजन कराते थे और उसके माध्यम से वो आपका राजा बन जाया करते थे, प्रतिष्ठित हो जाया करते थे। अब देखिए, एक बड़ा प्रचलित आपका यज्ञ है और आपने नाम भी सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ। क्लियर है? अश्वमेध यज्ञ क्या था? रामायण के टाइम में आप लोगों ने सुना होगा कि जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं तो अश्वमेध यज्ञ में क्या करते हैं, वो अपने घोड़ा लेते हैं और उस घोड़े को यज्ञ समाप्त होने के उपरांत, वैसे यज्ञ आपका कंटिन्यू रहता है, तो उसको क्या कर देते हैं, स्वतंत्र रूप से आपका विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं। क्लियर है? तो और उसके साथ साथ घोड़े के पीछे पीछे एक आपकी सेना चलती है और वो जितनी दूरी तक वो आपका तय करता चला जाएगा, वो क्षेत्र उस राजा के अधीन होता चला जाएगा। मान लीजिए कोई सामने वाले राजा ने दूसरे राज्य में प्रवेश किया और उस घोड़े को पकड़ लिया, तो सेना उसके साथ युद्ध करती थी और युद्ध में अगर उस आपके राजा को हरा दिया तो वो राजा उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेगा जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। और अगर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़कर उन्होंने उस आपके राजा को हरा दिया जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है, तो ये मानिए कि उसका राज्य जो था आपका छीन हो जाया करता था। तो अश्वमेध यज्ञ को आपने रामायण से बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि हम लोगों को चीज ज्यादातर आपकी जो है इमेज में, स्टोरी के रूप में हमें बहुत अच्छे से आपको याद रहती है। तो इसलिए मैंने आपको बहुत लाइटली लूप में आपको लिंक करके बताया था अश्वमेध यज्ञ के बारे में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब देखिए क्या करते थे, एक घोड़े को छोड़ते थे लोगों की देख रेख में, क्लियर है, और स्वतंत्र रूप से वो आपका विचरण यानी कि घूमता फिरता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मान लीजिए किसी राजा ने उसको पकड़ लिया, तो जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा, वो राजा उस राजा के सामने क्या करेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा। अगर उसने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। अब उनको क्या करते थे, यज्ञ में बुलाते थे, ठीक, कि आप लोग क्या हैं कि हम शक्तिशाली हो गए हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे यज्ञ में आइए। अब देखिए, यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था, यानी कि जो लोग इस यज्ञ को करते थे वो विशिष्ट प्रकार के पुरोहित, पुरोहित का मतलब जो हमारे धार्मिक कर्म कांड करते हैं, जिनको आम भाषा में हम लोग आपका पंडित बोल देते हैं, वो लोग क्या थे, विशिष्ट लोग थे। ऐसा नहीं कि कोई भी पंडित जाके या कोई भी आपका पुरोहित जाके उस यज्ञ को कर सकता था, नहीं, विशिष्ट लोग जिनको उसकी विशेष जानकारी थी, विशेष वो आपका नॉलेज थी, वो लोग करते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं के लिए उपहार लेके आते थे, यानी कि जिन राजाओं को अश्वमेध यज्ञ में बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, वो राजा के लिए कुछ ना कुछ उपहार भेंट लेकर आते थे। वो भेंट बच्चों कुछ भी हो सकती है, वो जो उपहार है आपका वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं थोड़ा सा इसी में। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था कि जितना भी ये आपका यज्ञ हो रहा है, इसमें अगर हम लोग बात करें कि प्रमुख स्थान किसका था इस सारे आयोजन में, तो जो आपका राजा है, जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है, उसका सबसे बड़ा इसमें स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। क्लियर है? युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा
की विजय तथा अन्य गुणगान करता था। अब देखिए, जो उसका सहचर है वही राजा के विजय के बारे में लोगों को बताता था कि हमारे राजा ने आपका इस प्रकार विजय करी, हमारे राजा ऐसे पराक्रमी हैं, इस प्रकार से। तो ये सारे गुणगान करने का काम जो आपके राजा के साथ सहचर था वो करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानी तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अनुष्ठान का मतलब है आपका पूजा पाठ, धर्म कांड जैसी चीजें, ऐसे ध्यान रखिए। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। अब देखिए, जिन आपके राजाओं को आमंत्रित कर कर यज्ञ में बुलाया गया है उनका कोई काम नहीं था। उनका केवल यही काम था कि वो आए और यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को अच्छे से देखें और उसको समझें कि क्या हो रहा है। वो केवल एक बैठने मात्र थे। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान कराता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लेते थे। अब देखिए, इसमें बताया कि कौन से लोग ऐसे थे जो लोग आपका उपहार यानी कि गिफ्ट को आपको लाते थे। किसके लिए? राजा के लिए। ये ध्यान रखिए। क्लियर है? और हम लोग देखिए, आपको ध्यान होगा, हम लोग जो है 4 वर्ण पढ़े थे। क्लियर है? ब्राह्मण पढ़े थे, क्षत्रिय पढ़े थे, वैश्य पढ़े थे, वैश्य और आपका शूद्र पढ़े थे। आपको इतना ध्यान है ना बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें पुरोहित शूद्र मानते थे कि उन्हें कोई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए, पुरोहित क्या बोलते थे कि जो शूद्र व्यक्ति हैं, जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को जो भी अनुष्ठान हो रहे हैं उन अनुष्ठानों में क्या है आपका शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब 4 वर्ण आपके बने थे तो उनको निम्न वर्ण का दर्जा किसे मिला था? आपका जो शूद्र हैं उनको मिला था। ये आज से हम लगभग 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। वर्तमान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग शूद्रों को नहीं बैठा सकते। अब इस प्रकार की कोई चीजें नहीं है। आप सारू समानता है बच्चों, हर व्यक्ति को आपका समान अधिकार है, तो आपके समान राइट्स मिले हुए हैं। इस प्रकार के हमारे संविधान में, हमारे देश में कोई जगह नहीं है। क्लियर है? लेकिन हम लोग पुरानी व्यवस्थाओं को पढ़ रहे हैं ताकि हमको पता लगे कि हमारे देश में, हमारे समाज में किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी, क्या उसमें धार्मिक स्थिति थी, राजाओं का चुनाव कैसे हो रहा था, क्या चीजें थी, थोड़ा एक हमको पता लगे। ताकि ये देखिए, ये सारी चीजें जो है हमारी परीक्षा के साथ साथ हमारे व्यक्तिगत नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी होती है। हमको पता तो होना चाहिए कि हमारा पास्ट का इतिहास क्या रहा। क्लियर है? तो ये सब हमारे जानने का माध्यम है कि हमारे आज से लगभग 2000 साल पहले, 3000 साल पहले क्या स्थिति बनी हुई थी। तो हम उन सब चीजों को आपका पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों को एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वे कौन कौन से वर्ग शामिल थे। कह रहे कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे यज्ञ में, आप उनकी एक लिस्ट बना लो और उनका पेशा क्या था, कोई कैसे कैसा था। कोई आपका राजा था, तो कोई व्यापारी था, कोई आपका कृषक था, कोई आपका योद्धा था। कौन कौन वर्ग ऐसे थे जो इसमें आपके शामिल होते थे। क्लियर है? यह आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आइए थोड़ा सा जो है बच्चों, एक बार हम लोग आपका पढ़ लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, कि वर्ण क्या है। अब देखिए, यहाँ वर्ण का मतलब जो हमारी वर्णमाला का अक्षर है उससे नहीं है बच्चों। ये आप ध्यान दीजिए कृपया कि जो हम लोग वर्ण की बात करते हैं, जो हमारी आपका हिंदी में जो शब्द है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम इसको जानते हैं कि यहाँ वर्ण का मतलब क्या है। आइए देखते हैं, क्योंकि ये जो आपको स्पेशल ग्राफ मिला है हमें इसको पढ़ना होगा। ठीक? और तभी हम लोग वर्ण व्यवस्था को थोड़ा सा और अच्छे से जान सकते हैं कि किस प्रकार की चीजें थी उस समय के समाज में, किस प्रकार का समाज आपका बटा हुआ था, उनको जानने का मौका मिले। देखिए, इस समय उत्तर भारत में, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, देखिए एक स्पेशल बात कर रहा है कि उत्तर भारत, ध्यान दीजिए, यानी कि पूरे भारत की बात नहीं हो रही है फिलहाल, उत्तर भारत की। और उसमें भी आपका पैसिफिक किया है आपका गंगा यमुना क्षेत्र। ध्यान दीजिए कितना, गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। अब यानी कि ये पूरा जो हमारा क्षेत्र है आपका, उत्तराखंड वाला, हिमाचल वाला और ये नीचे वाला जो पार्ट है आपका यूपी और बिहार, इस साइड की बात चल रही लगभग। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। यानी कि
इन जो कुछ ऐसे ग्रंथ थे, ऐसी रचनाएं थी जिनका रचे जाने का समय क्या था आपका, ऋग्वेद के बाद का था। इसलिए हमने उनको क्या बोला, उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर मतलब यहां उत्तर का मतलब है बाद, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया। अब देखिए, चाहे आपका सामवेद लिखा हो, चाहे आपका यजुर्वेद लिखा हो, चाहे अथर्ववेद लिखा हो, इन सब वेदों में आप देखेंगे कि सामवेद के अंतर्गत आपका ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने का हमको आपका उल्लेख मिलता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है अपने लेक्चर के अंतर्गत आज फिलहाल एक बेसिक रूप में ही हम लोगों ने उसको पढ़ा और जाना। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो है, जो आपका वर्ण है, उसको हम लोग आपका कल के लेक्चर में लेंगे, क्योंकि हमारा समय जो है बच्चों आपका समाप्त हो रहा है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बस जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है आप उसको एक बार घर जाके रिवीजन करिए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे उसको रिवीजन करेंगे। कुछ बच्चों ने लेक्चर आपका पढ़ लिया होगा, तो उन लोगों के लिए तो बढ़िया है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग आपका पढ़ लें, रिवीजन कर ले, एक उनके लिए भी आपका मौका है बच्चों। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे घर जाकर इस लेक्चर को और अन्य सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को पूरा करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।